Okay, good evening everyone. So today we're going to start with a new chapter, that is class 9 civics chapter 4, working of institutions. Now working means काम. Okay, and institutions यहाँ पे क्या सिंप्लीफाई कर रहा है? इंस्टीट्यूशन यहाँ पे बात कर रहा है उन तीन विंग्स की, ठीक है, जो किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं उस देश को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने में, ठीक है। डेमोक्रेसी का जो लोगों के पास पावर होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जैसे भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है तो 140 के 40 करोड़ ही लोगों के पास में पावर आ जाए और वो डिसीजन ले, नहीं। हम कुछ लोगों को चुनेंगे, हम कुछ लोगों को चुनेंगे कि उनको पावर देंगे, और कुछ लोगों को हाँ पोस्ट मिलती है, ठीक है, ताकि वो पावर को वो एक्सरसाइज कर सके। ऐसे हमारे पास क्या होते हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज जुडिशियरी। ओके, किसी भी एक देश के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए या किसी भी एक देश को डेमोक्रेटिक बनने के लिए इन तीनों के तीनों का इंडिपेंडेंट होना, नॉट इंडिपेंडेंट, इन तीनों का सही तरीके से काम करना और इसका इंडिपेंडेंट होना, इन दोनों का सही तरीके से काम करना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ हाउ इज अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन? सपोज कीजिए कि हम कोई नई पॉलिसी स्कीम लेके आ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि जनधन योजना हुई, ठीक है, सुकन्या स्कीम हुई, ठीक है, और या फिर कोई भी हमें लॉ पास करवाना हो, कोई भी हमें निर्णय लेना हो, सब जैसे कि 2008 नवंबर 2016 को क्या लिया गया था? नोटबंदी का निर्णय लिया गया था रात के 8 बजे। ऐसे कोविड का डिसीजन, लॉकडाउन को डिसीजन लिया गया था 22 मार्च को, ठीक है। तो ऐसे कोई भी अगर हमें पॉलिसी ले बनानी है, जैसे ये स्कीम्स और पॉलिसीज थी, कोई भी हमें लॉ इंप्लीमेंट करवाना है या फिर कोई भी हमें मेजर डिसीजन लेना है देश के लिए, तो कैसे लिया जाता है? सो वी गोना स्टार्ट विद अ गवर्नमेंट ऑर्डर। गवर्नमेंट ऑर्डर मतलब होता है गवर्नमेंट क्या निकालेगी, ऑर्डर निकल, जैसे कि नोटबंदी टाइम पे क्या हुआ था कि मोदी जी रात को 8 बजे आए और बोले कि आज रात 12 बजे से सारे के सारे जो 500 और 1000 रुपए के नोट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ठीक है। उन्होंने डिसीजन ले लिया, गवर्नमेंट डिसीजन ले लिया। तो कैसे लिया जाता है? ऑन अगस्त 13 1990 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इश्यूड एन ऑर्डर, इट वाज कॉल्ड ऑफिस मेमोरेंडम। ओके, सो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डू मीन बाय ऑफिस मेमोरेंडम। ओके, तो ऑफिस मतलब यहाँ पे बात होगी पार्लियामेंट पीएम ऑफिस की, ओके, जहाँ पे इन्होंने क्या लिया था, डिसीजन लिया था। Like all government orders, it has a number and is known by that OM number फलान, ये आ जाएगा, उसका नंबर आ जाएगा, dated this and this. The joint secretary and officer in the Department of Personnel and Training in the Ministry of Personnel and Grievances and Pensions signed the order. Okay. तो जॉइंट सेक्रेटरी कौन होता है? एक आईएएस लेवल का ऑफिसर होता है। इट वाज क्वाइट शॉर्ट, barely of an page. It looked like an ordinary circular or notice that you may have seen in your schools. The government issues hundreds of orders every day on different matter, but this one was very important because a source of controversy for several years. Let us see how the decision was taken and what happened. Okay, now here. This order announced a major policy decision that it said that 27% of vacancies in the civil post and services under the Government of India are reserved for the socially and educationally backward classes, SCBC. SCBC is another name for those people who belong to the caste that are considered backward by the government, or simply OBC. Now what happened? हम यहाँ पे कौन से केस की बात करें या फिर कौन से पॉलिसी की बात करें? तो हुआ क्या था? हुआ ये था कि हमारे देश में होता क्या है, हमें अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, SC ST जनरल OBC। ना ये जो OBC थी ये टिल 1978 नहीं था। ओके, देन व्हाट हैपेंस इन 1979? ठीक है, 1979 में क्या होता है, एक कमीशन बनाया जाता है अंडर बीपी मंडल, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है कि आप क्या कीजिए, आप लुक कीजिए इनटू द मैटर ऑफ पीपल हु आर एजुकेशनली, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड। उनके केस में आप देखिए और उनके लिए हम क्या स्टेप्स उठा सकते हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, ठीक है। तो ये सब उसमें लिखा हुआ था, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा एक आर्टिकल है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना एक आर्टिकल है, आर्टिकल 16,
जो ये बोलता है दैट देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स, बर्थ एक्सेट्रा। ओके, सो जॉब में आपको कोई क्या नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अब आप एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि रिजर्वेशन यहाँ पे क्लियरली किसकी बात की जा रही है, रिजर्वेशन की बात की जा रही है। अब मैं आपको अगर समझाऊं कि रिजर्वेशन होता क्या है, ठीक है, और क्यों देना जरूरी होता है। सपोज कीजिए एक खिड़की है, ठीक है, और उस खिड़की के बाहर क्रिकेट मैच चल रहा है बाहर ग्राउंड में। ओके, ठीक है, खिड़की बाहर क्या चल रहा है, क्रिकेट मैच चल रहा है। अब उस खिड़की से देखने वाला एक बंदा तो है 6 फुट का, जो क्लियर उस खिड़की से देख पा रहा है। एक बंदा है कितना, 4.5 फुट का, जो देख पा रहा है। एक बंदा बेचारा बहुत छोटा है। हालांकि ये और ये सभी के सभी कहां पे खड़े हैं, एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, जो इनको क्या कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। हालांकि इन तीनों को क्या मिला हुआ है, सेम प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, सेम सपोर्ट मिला हुआ है, लेकिन फिर भी यहां पर ये इसको क्लियरली दिख रहा है, ये थोड़ा बहुत हल्का बहुत बहुत देख पा रहा है, और ये क्या बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा है। ठीक है, अब अगर मैं यही पिक्चर इन्हीं तीनों को, अब अगर मैं इन दोनों को, ठीक है, तीन थे, इनमें से इन दो को अगर मैं क्या कर दूं, एक सपोर्ट प्रोवाइड करवा दूं, थोड़ा सा इनको सहारा दे दूं, तो तीनों के तीनों अब क्या देख पा रहे हैं, मैच देख पा रहे हैं। यही होता है रिजर्वेशन। यानी कि मुझे सभी लोगों को एक इक्वालिटी लेवल देना होगा, एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना होगा, जहां पर सभी लोग क्या हो सके, इक्वल हो सके। और इंडिया की पास्ट कंडीशंस को देखते हुए ये करना जरूरी हो गया था। तो इसको क्या नाम दिया जाता है फ्यूचर में, रिजर्वेशन। ठीक है, सो इसी रिजर्वेशन को लेकर के ये पूरा पूरा आपका केस बताया गया है। ठीक है, अब ये मान लो बेचारा छोटा था, कुछ भी था, सोशली इकोनॉमिकली एजुकेशन बैकवर्ड था, तो मैंने इसको क्या था, थोड़ा बहुत पुश दिया, एक सहारा दिया। ठीक है, तो इसी सहारे के लिए बात की गई थी इन दैट पर्टिकुलर मेमोरेंडम। ठीक है, और इसी सहारे के लिए किसका कमीशन बनाया गया था, बीपी मंडल का, जो कि बना था ओबीसीज के लिए। ठीक है, 1979 में कमीशन बना, 1980 में इसने अपनी रिपोर्ट्स दी, और 1989 में जब इलेक्शंस हुए तो वीपी सिंह की सरकार थी, जनता दल। वीपी सिंह की पार्टी का नाम था जनता दल। वो अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो यानी अपने चुनावी घोषणाओं में ये प्रॉमिस करते हैं कि जब अगर मेरी गवर्नमेंट जीतती है, इफ विन, तो मैं आप लोगों को क्या दे दूंगा, ये जो अब इसमें ये मंडल का जो बीपी मंडल थी, इनका जो कमीशन है ना, जो बनाया गया था, उसको मंडल कमीशन के नाम से जाना जाता है। ओके, मंडल कमीशन। ना मंडल कमीशन ने क्या रेकमेंड किया था कि 27% रिजर्वेशन होना चाहिए जॉब्स में, किन के लिए, ओबीसीज के लिए। और इन्होंने बोला, जनता दल की वीपी सिंह ने, कि अगर मेरी सरकार जीतती है तो मैं 27% रिजर्वेशन आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, और ये दे भी देते हैं। अब देने के बाद में प्रॉब्लम्स भी आती हैं। प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कि भाई ये बोलेगा, ये आदमी जिसकी हाइट 6 फुट है, ये बोल सकता है कि भाई आप लोग तो इनको सपोर्ट कर रहे हो, ये वैसे ठीक है, लेकिन इसके साथ में गद्दारी है। ठीक है, ये बोलेगा कि भाई आप लोगों ने इनको तो क्या दे दिया, सपोर्ट दे दिया। अब इस बात को ऐसे देखिए कि सपोज कीजिए एक जनरल का कैंडिडेट है, एक ओबीसी का है, एक एससी का है, एक एसटी का है। ठीक है, 200 नंबर का पेपर है। जनरल को कितने चाहिए, 120। ओबीसी कितने चाहिए, 117। एससी कितने चाहिए, 90। एसटी कितने चाहिए, 74। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे आपको क्लियरली डिफरेंस दिख रहा है। क्लियरली आप लोग देख सकते हैं कि ज्यादा कैपेबल कौन है, 120 वाला 74 से। ठीक है, दिख रहा है।
अब सपोज कीजिए एक कोई बंदा था जिसको 119.5 मिले और इसको 74 मिले, ठीक है। क्लियरली ज्यादा नंबर किसके अभी भी, भले ही उसका क्वालिफाई ना हो, लेकिन ज्यादा नंबर किसके हैं, इसके, यानी ज्यादा दिमाग किसके पास है, उसके पास है, यानी ज्यादा कैपेबल कौन है, वो है। लेकिन स्टिल उसका सिलेक्शन नहीं होगा, इसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट में बहुत से लोग उठे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। लेकिन इनके लिए भाई जरूरी भी था, क्योंकि प्राचीन टाइम से इन जो कंडीशंस थी इन बेचारों के साथ में हमेशा से बुरा होता हुआ आया है। तो इनको अगर मेन स्ट्रीम इंडिया में लाना है तो हमें इनके लिए कुछ अलग करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे बच्चों को भी अगर हम स्कूल भेजते हैं तो उनको चॉकलेट का क्या देना पड़ता है, लालच देना पड़ता है ना, ताकि माफ कीजिएगा, वो क्या जा सके, स्कूल जा सके, ठीक है। तो सेम काम होता है आपका रिजर्वेशन में, ठीक है। नाउ लेट्स लुक इनटू द चैप्टर। अभी बस एक सिंपल सी बात और थी कि जब ये प्रॉमिस करते हैं तो ये अपना प्रॉमिस पूरा भी करते हैं, लेकिन जब प्रॉमिस पूरा करते हैं तो कुछ लोग ऐसी सिचुएशंस लेके आते हैं कि भाई ये तो गलत है, और फिर वो क्या कर देंगे, केस फाइल कर देते हैं। अब केस कहां पे होता है, अब जब गवर्नमेंट्स के बीच में डिस्प्यूट होता है ना, जब किसी सरकारों के बीच में डिस्प्यूट होता है तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जाता है, और कहीं नहीं लड़ सकते आप, किसी सेशन कोर्ट में ऐसे नहीं लड़ सकते उसको, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में एक बहुत फेमस केस चला था जो इसमें सेकंड हाईएस्ट बेंच बैठी थी, दैट वाज इंदिरा सहाय, इंदिरा सानी वर्सेस इंदिरा सानी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस चला, इस केस में 11 जजेस की बेंच बैठी थी, ठीक है। 11 जजेस की बेंच बैठी, कब हुआ था, 1992 में। और बाद में सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जो सरकार ने किया, प्रॉमिस किया था 27% का, वो क्या है, बिल्कुल ही वैलिड है। और तब से ओबीसी को कितना परसेंट रिजर्वेशन मिलता है, 27%। ओके, सो ये पूरा का पूरा इस चैप्टर के अंदर है। नाउ लेट्स लुक इनटू द चैप्टर। Okay, now here could be questions that can be asked from you that कितना परसेंट रिजर्वेशन प्रॉमिस किया गया था, 27%। टेंशन मतलब आगे और भी आगे। इन द सिविल पोस्ट एंड सर्विस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर रिजर्व फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। सो इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। एसईबीसी कौन होते हैं, अनदर नेम फॉर पीपल for those who belong to the caste that are considered backward by the government. The benefit of job reservation was till then available only to the scheduled caste and scheduled tribes. यानी कि उस टाइम तक ओबीसी का कोई स्कोप ही नहीं था, रिजर्वेशन किसके पास था, scheduled caste and scheduled tribes के पास में। Now a third category is called SEBC was introduced. Only person who belong to the backward classes were eligible for this quota of 27% in jobs. Other could not compete for this job. लेकिन हाँ, आज के टाइम पे अदर्स कर सकते हैं। इवन इफ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, आपके पास में क्या होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है। नाउ द डिसीजन मेकर, डिसीजन मेकर कौन होता है, जो आपके लिए क्या लेगा, निर्णय लेगा, ठीक है। अभी हम सीधा चलते मेन पॉइंट्स पे। सो प्रेसिडेंट, यहां पे आइए, लेट अस लुक एट द ओवर सम द मेन पॉइंट्स दैट यू कवर्ड देन। प्रेसिडेंट कौन होता है, अभी पिछली क्लास की बात हो रही। प्रेसिडेंट कौन होता है, हेड ऑफ द स्टेट एंड हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री। सी, जो आपके प्रेसिडेंट होते हैं ना, अंडर आर्टिकल 53, आर्टिकल कौन सा आता है, 53, ठीक है। सो प्रेसिडेंट को क्या बोला गया है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, फर्स्ट सिटीजन। यानी कि देश का कोई भी निर्णय लेना हो, देश के लिए कोई भी निर्णय लेना हो, वो कौन लेगा, प्रेसिडेंट लेगा। कोई भी मेजर घोषणा, मेजर या फिर इवन वॉर सिचुएशन, वॉर डिक्लेयर करना कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है। तो ये सब कौन हो, जो हाईएस्ट अथॉरिटी हो किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास में। हाउएवर जो प्रेसिडेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ कहने के लिए, यानी एक नॉमिनल हेड टाइप होता है। रियल हेड कौन होगा, आपका पीएम। रियल हेड कौन होता है, पीएम होता है। ओके, इन्हीं की एडवाइस पे ये काम करते हैं। नाउ
Prime Minister is the head of the government and actually exercises the all governmental powers. He takes most of the decisions in the कैबिनेट मीटिंग्स. ना कैबिनेट मीटिंग्स क्या होती है, कैबिनेट क्या होता है, सब देखिए हमारे पास कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है 543. अगर आपको गवर्नमेंट बनानी है तो आपको कितना चाहिए 273. ठीक है, और जो ये 273 मार्क बना लेगा वो क्या होगा, आपकी गवर्नमेंट बनाएगी. ठीक है, रूलिंग पार्टी होगी. अब रूलिंग पार्टी में ये थोड़ी होता है कि आपके 273 ही डिसीजन ले रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा. होता क्या है, इन 273 में से कुछ लोग, एक छोटा सा ग्रुप क्या बनाएगा, आपका मेजर डिसीजन लेने वाला बनेगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कैबिनेट बोलते हैं, जिसको लीड कौन करते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर लीड करते हैं. ओके, नाउ कम टू थर्ड पॉइंट. पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेस. पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड द टू हाउसेस. सी, प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट का एक इंटीग्रल पार्ट है. ठीक है, पार्लियामेंट में ना तीन चीजें होती हैं. आप कभी यही समझे कि भाई हम तो प्रेसिडेंट को देखते ही नहीं है तो हम कैसे मान ले कि उसका हिस्सा है, नहीं. पार्लियामेंट के एक इंटीग्रल पार्ट है कौन, प्रेसिडेंट. तो पार्लियामेंट में कौन कौन होता है, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. ओके, अब लोकसभा को और किस नाम से जाना जाता है, लोअर हाउस. और किस नाम से जाना जाता है, हाउस ऑफ पीपल. ठीक है, और ये जो हमारा पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, ये पार्लियामेंट कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है, विनचेस्टर यूके से लिया गया है. पार्लियामेंट कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है, विनचेस्टर यूके से लिया गया है. ठीक है, राज्यसभा को क्या बोलते हैं, अपर हाउस एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स. अभी इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स और इसको हाउस ऑफ पीपल क्यों, जबकि दोनों में बैठते कौन है, एमपी से बैठते हैं. क्योंकि यहां पर जो लोग बैठेंगे इनको हम क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, वोट करते हैं इनके लिए, लेकिन हम इनके लिए वोट नहीं करते हैं. ठीक है, इनडायरेक्ट वोटिंग होती है उनके लिए, इसीलिए हर स्टेट से परसेंट होता है जहां जितने वो लोग जाएंगे, तो इनके लिए इनडायरेक्ट वोटिंग होता है, इनके लिए क्या होता है, डायरेक्ट वोटिंग होता है. ओके, हेंस दीज आर कॉल्ड हाउस ऑफ पीपल एंड दैट इज कॉल्ड, एक स्टेट का फिक्स्ड कोटा होता है इसलिए उनको काउंसिल ऑफ क्या बोला जाता है, स्टेट्स बोला जाता है. ओके, नाउ अब प्राइम मिनिस्टर कैसे बनता है, कि आपने भाई 273 वो बना दिए, 273 सीट जिसके पास होंगी वो क्या बनाएगा, सरकार बनाएगा, और वो सरकार में से कोई एक मेंबर जिसका मतलब फेस वैल्यू ज्यादा अच्छी है, जिसने जो लोग ज्यादा जानते हैं मानते हो, वो क्या बन जाएगा, आपका प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा. वो नॉमिनेट टाइप करते हैं. नाउ द ऑफिस मेमोरेंडम was the culmination of a long chain of events. The government of India had appointed the second backward class commission in 1979. इस समय सरकार किसकी थी, कांग्रेस की सरकार थी. ओके, क्योंकि आगे जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी देसाई वाली. ओके, नाउ इट वाज हेडेड बाय बीपी मंडल. किसने हेड किया था, बीपी मंडल ने. ओके, हेंस इट वाज पॉपुलरली कॉल्ड द मंडल कमीशन. उसको क्या नाम दिया गया था, प्यार से मंडल कमीशन. ओके, नाउ इट वाज आस्क्ड टू डिटरमाइन. अब मंडल कमीशन का काम, मंडल कमीशन को क्या काम सौंपा गया था, उसको काम सौंपा गया था कि डिटरमाइन द क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई द सोशली एंड एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया एंड रेकमेंड स्टेप्स टू बी टेकन फॉर देयर एडवांसमेंट. ठीक है, कि हम कैसे जो दबा हुआ वर्ग है उसको कैसे, पिछड़ा हुआ वर्ग है उसको कैसे क्या कर सके, ऊपर उठा सकते हैं. ओके, नाउ the commission gave its report in 1980 and made many recommendations. One of these was that 27% of government job be reserved for that socially and educationally backward classes. See, हमारे देश में ना, और ये जो क्या कहते हैं रिजर्वेशन वाला चीज है, ये स्टार्टिंग में सिर्फ 10 साल के लिए था, लेकिन बाद में हम अपने मतलब हर कोई अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहता है, तो वोट बैंक बढ़ाने के लिए हर कोई वादा करता गया कि अगर हमारी सरकार जीतेगी तो हम कोटा देंगे, हम रिजर्वेशन देंगे, हम ये सब करेंगे, और इसके चलते वो आज भी क्या हो रहा है, पाइल ऑन होता जा रहा है. ठीक है, वो जुड़ता ही जा रहा है. ठीक है, सो इन्होंने क्या रेकमेंड किया था, कमीशन बनाया गया बीपी मंडल का,
1979 में बनाया गया, उसको मंडल कमीशन बोला जाता था। किस चीज के लिए बनाया गया था? टू आइडेंटिफाई, डिटरमाइन द क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया and recommend steps to be taken for their advancement. The commission gave its report in 1980 and made many recommendations. One of these was that 27% of government jobs be reserved for the socially and educationally backward classes. ठीक है? The report and recommendations were discussed in the parliament for several years. Many parliamentarians क्या होते हैं? जैसे इंडिया में रहने वाले लोगों को क्या बोलेंगे? इंडियंस। ऐसे पार्लियामेंट के लोगों को हम क्या बोलेंगे? पार्लियामेंटेरियंस। एंड पार्टीज केप्ट डिमांडिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कमीशंस रिकमेंडेशन. देन केम द लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 1989. In its election manifesto, the Janata Party promised that if come to power, it would implement the Mandal Commission report. The Janata Party did form the government, and after this election, its leader VP Singh became the prime minister. ठीक है ना? Several developments took place after that. Now, प्रेसिडेंट क्या करता है? प्रेसिडेंट ना, आपका जो प्रेसिडेंट होता है, जैसे कोई नई सरकार बनती है तो जब उसका फर्स्ट सेशन होगा तो उसमें क्या एड्रेस टू द हाउस करता है. उसमें क्या बोला गया? उसमें यह बताया गया कि सरकार ये काम करेगी. ठीक है? और उन्होंने क्या बोला? दैट द गवर्नमेंट हैज इंटेंशन टू implement the recommendations of the Mandal Commission. On 6 August 1990, the Union Cabinet took a formal decision to implement the recommendation. ये डेट याद रखना क्योंकि ये आपसे MCQs में क्या की जा सकती है? पूछी जा सकती है. ठीक है? Next day, Prime Minister VP Singh informed the Parliament about the decision through a statement in both the houses of Parliament. The decision of the Cabinet was sent to the Department of Personnel and Training. The senior officers of the department drafted an order in line with the Cabinet decision and took the minister's approval. An officer signed the order on behalf of the Union government. Okay. Now, see, ये जो पूरा लिखा पढ़ी का काम है ना, ये ऑफिसर से करेंगे, नेता लोग नहीं करते. उनका काम होता है प्रोमिसेस करना. अब उस प्रोमिस पे कैसे काम किया जाए, कैसे उसको इंप्लीमेंट किया जाए, ये किसका काम होता है? ब्यूरोक्रेट्स का. ओके, एग्जीक्यूटिव का बेसिकली. For the next few months, this was the most hotly debated issue in the country. Newspaper and magazines were full of different views on the opinion on this issue. It led to a widespread protest and counter protest, some of which were violent. People reacted strongly because the decision affected thousands of job opportunities. Some felt that existence of inequality among people of different caste in India necessitated the job reservation. अब वही मैंने आपको जो ड्राइंग बताई थी कि 3 लोग हैं. ठीक है? अब इन 3 लोगों के पास में जो ए है उसके पास में पावर, मतलब उसको सब कुछ दिख रहा है. बी है वो थोड़ा छोटा है. सी है उसको कुछ भी नहीं दिख रहा है. तो जिसको कुछ नहीं दिख रहा है, हमें उसको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना कि उसको दिखाई दे, वो भी लोगों के क्या है, बराबर आए. और उसी को हम क्या बोलते हैं? रिजर्वेशन बोलते हैं. तो कुछ लोग तो इसके फेवर में थे कि भाई भारत में जैसी प्रथाएं चली आ रही हैं, भारत में जैसे कास्ट सिस्टम चला आ रहा है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें इनको क्या देना पड़ेगा? रिजर्वेशन जॉब में देना पड़ेगा. ठीक है? ताकि ये लोग भी ऊपर आए. वरना आज के टाइम पे भी ये होता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक मतलब समुदाय विशेष से क्या करता है कि भाई आपके मैनहोल साफ करेगा, सैनिटेशन वर्क्स करेगा. ठीक है? उनको भी ऊपर उठने का क्या देना चाहिए? मौका देना चाहिए. इसी के लिए क्या लाया गया? रिजर्वेशन लाया गया. कुछ लोगों की डिमांड तो ये थी. ठीक है ना? उन लोगों के अकॉर्डिंग क्या था? दिस वुड गिव एन फेयर अपॉर्चुनिटी टू दोज कम्युनिटीज हु सो फार हैड नॉट एडिक्वेटली बीन रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट. जैसे मैंने आपको बताया वैसा ही वही काम हो रहा है. बाकी क्या बोल रहे थे? बाकी बोल रहे थे जिसके काउंटर, ये इसका क्या है? काउंटर. जो बोलते थे ना कि जरूरी है, उसका काउंटर है. दिस वॉज एन अनफेयर. इट वुड डिनाई द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दोज हु डिड नॉट बिलोंग टू द बैकवर्ड कम्युनिटीज. यहाँ जनरल की बात हो रही है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल के देख के समझाया था कि जनरल वाले किसी को 20 आ रहे हैं, उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है. किसी का 84 नंबर है, उसको सिलेक्शन क्या हो जा रहा है. तो ज्यादा कैपेबल कौन था? जनरल वाला. लेकिन उसका नहीं हो पाता है. ठीक है? They would be denied of jobs even though they could be more qualified. Some felt that this would
परपेचुएट कास्ट फीलिंग अमंग पीपल एंड हैम्पर नेशनल यूनिटी। अब ये बात सही भी है। इससे क्या होगा, नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये है कि इससे लोगों में किसकी भावना आएगी? समुदाय की भावना आएगी, उनकी जात पात की भावना आएगी कि मैं तो इस जात से, इस जात से, मुझे तो ये मिलेगा। इससे देश कभी भी क्या नहीं हो पाएगा, एक नहीं हो पाएगा। ठीक है। एक बहुत अच्छी मूवी भी थी इस पे बनी थी, आर्टिकल 15, आयुष्मान खुराना की। ओके, नाउ अभी ये जो डिस्प्यूट था दो लोगों के बीच में, इसको रिजॉल्व किसने किया? तो इसको रिजॉल्व करते हैं सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट्स एंड द हाई कोर्ट्स इन इंडिया सेटल डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ गवर्नमेंटल डिसीजन। ओके, जो कुछ लोग तो इसके फेवर में थे, कुछ लोग इसके क्या थे, अगेंस्ट में थे। तो सुप्रीम और बहुत से केसेस क्या किए गए, फाइल किए गए, अलग अलग जगह पे बहुत सारे केसेस हुए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इन सारे केसेस को एक जगह लेके आए। ठीक है, और इस केस को क्या नाम दिया गया? दिस केस वाज नोन एज इंदिरा साहनी वर्स एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। 11 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट heard arguments of both sides. By a majority, the Supreme Court judges in 1992 declared that this order of government of India was valid. यानी 11 जजेस की बेंच बैठी कि कब, 1992 में, और उसने क्या बोला कि ये जो सरकार ने निर्णय लिया ये क्या एकदम ठीक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ यहाँ पे, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एमसीक्यूज में, और अगर कोई भी कास्ट रिलेटेड क्वेश्चन आता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी रिजर्वेशन की बात आए, अगर आप ये लिखते हो तो आपको ब्राउनी पॉइंट्स मिल सकते हैं। नाउ अभी सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन इतनी जल्दी सब कुछ नहीं बोलते। उन्होंने क्या बोला? इट सेड दैट वेल टू डू पर्संस अमंग द बैकवर्ड क्लासेस शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम गेटिंग द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। जो वेल टू पीपल हैं, जो मतलब कि बैकवर्ड क्लासेस में भी जो ठीक ठाक हैं, वो उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इसी वजह से हमारे पास ओबीसी में आप देखेंगे दो चीजें होती हैं, क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, तो जो क्रीमी लेयर वाले होते हैं इनको कुछ भी नहीं मिलता है। किसको मिलेगा? सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर को। यानी कि क्रीमी लेयर किसके बराबर है? जनरल के बराबर है। किसके बराबर होंगे? जनरल के बराबर होंगे। ओके, नाउ नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। अभी हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस क्यों चाहिए? वी हैव सीन वन एग्जांपल हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स। Now, governing a country involves various such activities. एक देश अपने आप नहीं चल जाएगा। For example, the government is responsible for ensuring security to the citizens and providing facilities for education and health to all. जैसे कि 2002 का एक आर्टिकल वो था, अमेंडमेंट था, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट CA, जिसमें क्या किया गया था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन था। ठीक है, सो ऐसी स्कीम्स, ऐसा सब काम कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी, रिप्रेजेंटेटिव्स करेंगे। ठीक है, तो इन सब कामों के लिए हमने कौन चाहिए? हमें एक सरकार चाहिए। ये नहीं कि 140 करोड़ लोग आपस में मिलकर के डिसीजन ले रहे हैं, कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही होच पोच होगा। ठीक है, डिसीजन लेना उतना क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा। ओके, नाउ आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, इट कलेक्ट्स टैक्स and spends the money thus raised on administration, defense, development programs. अभी सरकार, थोड़े लोग होंगे तो वो ठीक तरीके से निर्णय ले पाएंगे कि भाई हमें जो टैक्स से पैसा मिल रहा है हम उसको कहाँ पे स्पेंड करें, किस में लगाएं, अभी किस में लगाना है। इसलिए हर साल क्या निकाला जाता है? बजट। बजट में यही तो सब डिस्कस होता है कि अब गवर्नमेंट क्या करेगी, कहाँ पे पैसा खर्च हुआ, कितना पैसा खर्च हुआ, और अब हम नया क्या कर सकते हैं। ये सब तो होता है। तो कौन का बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है, सरकार बनाती है, वही लेजिस्लेचर वाले, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अभी इनकी बात हो रही है। ओके, some persons have to take decision, यहाँ पे आ गया, some person have to take the decision on how to go about these activities, others have to implement the decision. If dispute arises the decision or in the implementation, there should be someone to determine what is right and what is wrong. यहाँ पे clearly इन इस 4-5 लाइनों ने आपको clearly क्या क्या बता दिया कि others have to, एक सेकेंड, some have to take the decision, कुछ लोगों क्या लेना पड़ेगा? निर्णय लेना पड़ेगा। कुछ लोगों को others have to implement, जो लिया हुआ निर्णय उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। hence those people are called executive. एग्जीक्यूट मतलब कि वो काम करना, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। ठीक है, अब मान लो एग्जीक्यूटिव भी ने, लेजिस्लेचर ने, जैसे कि अगर एग्जांपल दूं
तो 8 नवंबर 2016 का जो वो नोटबंदी वाला केस था, गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर, वो क्या करते हैं, डिसीजन ले लिया, बैंक्स ने, पूरे सभी ब्यूरोक्रेट्स ने, इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन उस पर केस चल रहा था और चल भी रहा है, ठीक है। तो उस पे कि वो सही है गलत है, उसका डिसीजन कौन ले रहा है? आपकी जुडिशरी ले रहा है, टू डिटरमाइन व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। ये राइट एंड रॉन्ग कौन देख रहा है? जुडिशरी देख रही है, ठीक है। It is important that everyone should know who is responsible for doing what. It is also important that these activities keep taking place even if the person in key position change. Okay, तो आप लोग देखते होंगे कभी हमारा सीजीआई कोई और होता है, कभी सेंटर में कोई और पार्टी गवर्नमेंट बनाती है, कभी एग्जीक्यूटिव से रिटायर हो जाते हैं, लेकिन ये काम होता रहना चाहिए। ओके, नाउ so to attend all these tasks, several arrangements are made in the modern democracies. Such arrangements are called institutions. और इन सब कामों के लिए जो आज मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं, वहां पर कुछ ना कुछ काम किए गए हैं। अ डेमोक्रेसी वर्क्स वेल व्हेन दीज इंस्टीट्यूशंस परफॉर्म फंक्शंस असाइन्ड टू देम। एक डेमोक्रेसी यानी कि एक देश जो कि लोकतांत्रिक लोगों के द्वारा वहां पर चुने गए लोग हैं, जहाँ पे रियल पावर किसके हाथ में? लोगों के हाथ में। तो वो देश सही तरीके से कब काम करेगा? जब आपका लेजिस्लेचर, आपका एग्जीक्यूटिव और आपका जुडिशरी एक सिंक्रोनाइज वे में क्या करेंगे? काम करेंगे। ओके, व्हेन ऑल दिस इंस्टीट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री लेज डाउन सम बेसिक रूल्स ऑन द पावर्स एंड फंक्शंस of each institution. In the example above, we saw several institutions at work. The prime minister and the cabinet are institutions that take the decision. यानी कि ये क्या कहलाएंगे? legislature. The civil servants working together are responsible for taking the steps to implement the minister's decision. ये क्या हो गए आपके? executive. The Supreme Court is an institution where dispute between citizens and the government are finally settled. ये आपका क्या हो गया? Judiciary. ये क्या हो जाएगा आपका? Judiciary. Can you think of some other institutions in this example? What is their role? Working with institution is not easy. Not easy. Institutions involve rules and regulation. This can bind the hands of leader. The institution involve meetings, committees and routines. Okay, now recently the अभी 6 अगस्त को एक एग्जाम कंडक्ट किया गया था सीएपीएफ का, यूपीएस सीएपीएफ का। उसमें क्वेश्चन था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के ऊपर, जो कि 1978 के अंदर केस हुआ था, ठीक है ना। उसमें क्यों वारंटो वाला, ठीक है, चीज हुई थी, क्यों वारंटो, हैबियस कॉर्पस, सॉरी नॉट क्यों वारंटो, हैबियस कॉर्पस। ओके, हैबियस कॉर्पस क्या है? अभी हर इंस्टीट्यूशन अपने हाथ फ्री ना कर ले, वो आजाद ना हो जाए, वो बिल्कुल क्या ना हो जाए कि अब बस मैं बन गया हूं तो मेरे पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं, ऐसा उनकी पावर्स को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है ताकि वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। इसी के लिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने कुछ चीजें बनाई थी। इनमें से एक है आपका क्या? आर्टिकल 32, ठीक है, आर्टिकल 32 है जो कि गवर्नमेंट सरकार को रोकता है कुछ गलत करने से, ठीक है। आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13 क्या बोलता है कि अगर सरकार ऐसा कोई भी कानून बनाती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कर देगा? नल एंड इनवॉइड डिक्लेयर कर देगा, ठीक है। तो ये चीजें क्या करती हैं? किसी भी मिनिस्टर को अपने हाथ खोलने से या फिर उनको कुछ गलत करने से रोकती हैं कि वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ नया या अपने स्वार्थ के लिए कोई कानून पास ना कर सके। जैसा कि बिहार के गवर्नर ने किया भी था एक बार कि वो ऑर्डिनेंसेस पे ऑर्डिनेंसेस, बिल पे बिल पास किए जा रहे थे, ठीक है। नाउ therefore dealing with institutions can be frustrating. One might feel that it is much better to have one person take all decision without any rules. यानी कि यहाँ पे हिटलर बनने की बात की जा रही है कि भाई एक आदमी के पास सब कुछ हो और वो ही जो कर रहा है वो करता रहे, लेकिन ऐसा सही नहीं है। वो भी अपनी मनमानी करेगा जिससे नुकसान किसको होगा? देश को होगा, और वो फिर एक लोकतांत्रिक, वो एक डेमोक्रेसी नहीं कहलाया जाएगा, ठीक है ना। But this is not the spirit of democracy. Some of the delays and complication introduced by institutions are very useful. और कभी कभी जो देर से डिसीजन लिए जाते हैं ना, ये बहुत यूजफुल होते हैं क्योंकि इनसे डिसीजन जो आते हैं वो बहुत ठोस और अच्छे आते हैं। They provide an opportunity for a wider set of people to be consulted in decisions.
नाउ कम्स पार्लियामेंट. ओके, ना पार्लियामेंट होती क्या है? द रिपोर्ट ऑफ मंडल कमीशन वॉज डिस्कस्ड. अगर आपसे पूछा कि पार्लियामेंट होती क्या, तो उसका आंसर ये है: इन ऑल डेमोक्रेसीज एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एक्सरसाइज सुप्रीम political authority on behalf of the people. In India, such national assembly of elected representative is called parliament. जैसे कि हमने जर्मनी की नेशनल असेंबली के बारे में पढ़ा था, रिक्सटैग. ये क्या थी? जर्मन नेशनल असेंबली थी. ऐसे ही इंडिया में क्या बोलेंगे हम उसे? पार्लियामेंट बोलेंगे. तो ये पार्लियामेंट की डेफिनेशन है. अगर आपसे पूछा था व्हाट इज पार्लियामेंट, तो ठीक है. नाउ let us see whether parliament figures in it. Let us recall the points made earlier by completing the following sentences. The report of Mandal Commission discussed. The President of India mentioned this. ये सब आप छोड़िए, ये पीछे जो हमने कर लिया उसी को ही क्या कर रहा है, आगे फॉलो अप कर रहा है. सीधा हम आते हैं व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट में. हमें पार्लियामेंट क्यों चाहिए? हमें पार्लियामेंट चाहिए क्यों? क्योंकि हमें एक क्या चाहिए, ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे सारे लोग आकर के किसी एक चीज पर डिस्कशन कर सके जोर से. उसके काउंटर्स भी होंगे, उसके फेवर भी आएंगे. उसके बाद में वोटिंग होगी और वोटिंग पता चलेगा कि ये काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. तो इसमें एक क्या मिलेगा? अब जिन लोगों को हमने चुना है वो लोग पूरे देश से आए हुए हैं. वो 543 लोग कहां से आए हुए हैं? पूरे देश से. यानी कि अगर उनमें से एक एक आदमी भी कुछ बोल रहा है तो वो अपने एरिया को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है. इसीलिए ये जो डिसीजन लिया जाएगा कैसा होगा? डेमोक्रेटिक होगा. इसीलिए क्या बनाया गया? प्लेटफॉर्म बनाया गया. एक ऐसी जगह बनाएगी जहां पर ये 543 लोग मिलकर के डिसीजन ले सके कि भाई ये काम अच्छा है या बुरा है. आप इसका विरोध करो या इसका समर्थन करो. ठीक है, तो आप अपने बिहाफ पे पूरा कंट्री है. ठीक है, आपके बिहाफ पे क्या होगा? पूरा कंट्री है. ठीक है. नाउ एट द स्टेट लेवल दिस इज कॉल्ड लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव असेंबली. इसीलिए जो पार्लियामेंट में बैठते उसको क्या बोलेंगे हम? एमपी. और जो यहां पे बैठे उसको क्या बोलेंगे हम? एमएलए. द नेम में वेरी इन डिफरेंट कंट्रीज बट सच एन असेंबली एग्जिस्ट इन एवरी डेमोक्रेसी. इट एक्सरसाइजेस political authority on behalf of the people in many ways. First, अभी किन किन वेज में? पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन एनी कंट्री. पार्लियामेंट क्या करती है? कानून बनाती है. दिस टास्क ऑफ लॉ मेकिंग और लेजिस्लेचर इज सो क्रूशियल दैट these assemblies are called legislature. Parliaments all over the world can make new laws, change existing laws or abolish existing laws and make new ones in their place. यानी कि पार्लियामेंट क्या करती है? नए कानून बना सकती है, नया कानून हटा सकती है. पार्लियामेंट क्या कर सकता है? नए कानून बना सकता है, उनको हटा सकता है, और जो पहले से है उनमें कुछ चेंज कर सकता है और उनकी जगह नए बना सकता है. तो ये सब काम कौन करता है? पार्लियामेंट करता है. ठीक है. पार्लियामेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट. अब मान लो ये तीन लोग किस में? गवर्नमेंट में, सरकार में. ठीक है, तो सरकार में आने और ये जीत गए. तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो लोग हार गए, बाकी जो दो लोग हारे हैं इनकी कोई पावर नहीं है. इनकी पावर है. इनकी क्या पावर है? मान लो ये चार लोग हार गए, ये तीन लोग जीत गए, इनको भाई ज्यादा लोगों का सपोर्ट मिल गया. ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग, इन लोगों के पास पावर नहीं है, ये हार चुके. नहीं, ये लोग किस में बैठेंगे? ऑपोजिशन में. ये लोग किस में बैठेंगे? ऑपोजिशन में. और इनका काम क्या होगा? इनको क्रिटिसाइज करना, इनकी आलोचना करना. क्यों? मान लो ये कोई ऐसा कानून बना रहे जो लोगों के लिए अच्छा ना हो, तो उसके खिलाफ आवाज कौन उठाएगा? ये लोग उठाएंगे. और उससे जो अब दुनिया, भारत में दोनों प्रकार के लोग होते हैं, हर देश में दोनों प्रकार के लोग होते हैं. कल को जब ये लोगों को बताएंगे भाई ये सरकार ये गलत काम कर रही है, तो नेक्स्ट टाइम इन्हें वोट कौन देगा? कोई नहीं देगा अगर ये कोई गलत काम कर रहे हैं तो. और ये गलत काम कौन बताएगा? ऑपोजिशन वाले बताएंगे. इसलिए ये लोग इनसे डरेंगे. अगर ऑपोजिशन ना होता तो इनको कोई रोकने वाला नहीं होता, इनको कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं होता. लेकिन अब इनको क्वेश्चन करने वाले हैं, और ये काम क्या करें? ये क्वेश्चन करेंगे, भैया आप ये काम क्यों कर रहे हो? ये काम करना गलत है, ऐसा काम पहले हुआ था, वहां पे ये हुआ था. ये लोग चीजें लोगों को बताते हैं, वहां पे डिस्कशन किया जाता है. ठीक है, क्योंकि कल को ये लोग हट भी सकते हैं, इनकी गवर्नमेंट भी आ सकती है. ठीक है, तो इसलिए ऑपोजिशन बहुत जरूरी, ताकि वो गवर्नमेंट को क्या कर सके? क्रिटिसाइज.
ठीक है, ऑपोजिशन जब भी क्वेश्चन है आपको क्या लिखना है, क्रिटिसाइज लिखना है, उनको क्या कर सके, आलोचना कर सके, ताकि वो लोग कोई गलत काम ना करें। इसीलिए देश में क्या होता है, ऑपोजिशन होता है। नाउ the parliaments control all the money that government have. In most countries that people public money can be spent only when parliament sanctions it. ओके जैसे हमारे देश में भी हमारे पास आर्टिकल है 266 जैसा आर्टिकल है, जहां पे हमारे पास कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक फंड होता है। ठीक है, ऐसे प्रकार के फंड्स होते हैं। कंसोलिडेटेड फंड से आपकी सैलरीज वगैरह सब दी जाती हैं, कंटिजेंसी फंड से किसी इमरजेंसी में पैसा निकाला जाता है। तो सरकार क्या रखती है, जो पार्लियामेंट है उसके पास में आपका पैसा होता है, जो हम टैक्सेस के रूप में देते हैं, वो सारा पैसा होता है और वो देश की भलाई के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और अगर आपको कोई पैसे निकलवाने, इंडिया में ये चीज है, अगर आपको पैसे खर्च करने हैं तो आपको पहले पार्लियामेंट की क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। ओके, फोर्थ, पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फोरम of discussion and debate on public issues and national policy in any country. Parliament can seek the information about any matter. यानी पार्लियामेंट किसी भी चीज की जानकारी ले सकती है सरकार से कि वह सरकार ने काम क्यों किया। कौन पूछेगा, ऑपोजिशन पूछेगी। और पार्लियामेंट सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होता है जहां पे कोई भी क्या लिया जा सकता है, डिसीजन लिया जा सकता है। सो ओके, फॉर दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट है, जिसमें मैंने आपको बता दिया, इतना आपको पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना देख सकते हैं कि 2 हाउस है, लोकसभा, राज्यसभा, लोअर हाउस और हाउस ऑफ पीपल। ज्यादा पावरफुल कौन होता है, ये होता है। ठीक है, कुछ केसेस में ये होगा, वो भी देखेंगे। राज्यसभा को क्या क्या बोला जाता है, अपर हाउस। ठीक है, उसके अलावा काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, और कुछ टॉपिक्स जैसे आर्टिकल 249, आर्टिकल 312 में क्या, अगर कोई नई ऑल इंडिया सर्विस बनानी हो तो उसके लिए कौन कर सकता है। जैसे हमारे पास फिलहाल आईएएस है, आईपीएस है, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस है। अगर कोई नई इंट्रोड्यूस करनी हो तो वो कौन करेगा, राज्यसभा उसके लिए क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है अंडर आर्टिकल 312। 249 में क्या, अगर कोई, जैसे हमारे पास 3 लिस्ट होती हैं, शेड्यूल जो 7 है हमारा, शेड्यूल 7 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, 3 लिस्ट प्रोवाइड करवाता है, स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, इन सभी के अंदर कुछ क्या होते हैं, टॉपिक्स होते हैं जिन पे कानून वो ही लोग बना सकते हैं। ठीक है, जैसे स्टेट लिस्ट में जितने टॉपिक्स उन पे कानून कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। सेंट्रल लिस्ट में जितने टॉपिक्स उन पे कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। और कॉन्करेंट में क्या होता है, दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन माना किसका जाता है, सेंटर का माना जाए, क्योंकि वो हायर अथॉरिटी है, माना सेंटर का जाएगा। ठीक है, सपोज कीजिए जैसे स्टेट का है आपका पुलिस है, स्टेट सब्जेक्ट है। ठीक है, अभी कोई कानून बना दिया, लेकिन वहीं पर सेंटर भी कोई क्या बना देती, नया कानून बना देती है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, सेंटर वाला कानून माना जाएगा। अब इस आर्टिकल के अंडर क्या होता है, अगर राज्यसभा को लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट लिस्ट के किसी टॉपिक पे क्या बनाना चाहिए, उस टॉपिक पे कोई कानून बनाना चाहिए, तो उसके लिए वो रेकमेंड कर सकता है। इन केसेस में पावरफुल होता है। इसके अलावा ऑर्डिनरी बिल को वो क्या कर, कहां तक पहुंचा सकता है, डेडलॉक तक पहुंचा सकता है। ठीक है, ये सब मैं आपको आगे की क्लासेस में ब्रीफली समझाऊंगा। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।